हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में कंपलसरी आता ही आता है 12 मार्क्स का, उसका सॉल्यूशन लेंगे एमटीपी से। एमटीपी में जितना भी ट्रू एंड फॉल्स अभी तक 2018 से लेकर के 2021 तक आया है वो सारा का सारा ट्रू फॉल्स हम लोग को इसी वीडियो में कवर करना है। चलिए, सबसे पहला जो हम ले रहे हैं वो है नवंबर 2020 का एमटीपी से ट्रू एंड फॉल्स। आइए सवाल पढ़ें। लिखा है स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है रीजन के साथ बताइए कि जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है। नंबर ए, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड and the share forfeiture account is credited with calls in arrear of share forfeited. False. जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल तो जो शेयर फॉरफिट हुआ है उसके कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होता है, लेकिन शेयर फॉरफीचर कॉल्स इन एरियर से क्रेडिट नहीं होता है। शेयर फॉरफीचर जो शेयर हम फॉरफिट किए उससे जो अमाउंट मिला है उससे क्रेडिट होता है। तो पहला का आंसर क्या लिखेंगे? फॉल्स। हम बोले आइए लिखें पहला फॉल्स। बस जो स्टेटमेंट है उसी को देख के लिखना है हम लोग को। व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल account is debited with called up capital of share forfeited and share forfeiture is credited with amount received on share फॉरफिटेड। ये हुआ हम लोग का पहला का आंसर। लिखिए, तो पहला तो फॉल्स था वो लिख लिए। नंबर 2, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज ए गेन फॉर द ड्रॉई। ट्रू। जब ड्रॉई हमको पेमेंट, हम कौन है? ड्रॉवर ड्रॉई। याद कीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर जो सामान बेचता था और जो बिल ड्रॉ करता था, ड्रॉई जो सामान खरीदता था और बिल एक्सेप्ट करता था। तो जब रिटायरमेंट ऑफ बिल होता था, ड्रॉई हमको पेमेंट करता है और हम ड्रॉई को कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो ड्रॉवर के लिए वो लॉस है, ड्रॉई के लिए वो क्या है? गेन। तो स्टेटमेंट सही है, ट्रू। डिस्काउंट at the time of retirement of bill is gain for the drawee and loss for the drawer. ड्रॉई के लिए गेन है तो ड्रॉअर के लिए क्या है? लॉस है। दूसरा भी हो गया। थर्ड नंबर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट्स टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फॉल्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या हाईलाइट करता है? बोले सर वो तो कैश बुक को हाईलाइट करता है। तो लिखिए फॉल्स। receipt and payment account highlights
summary of cash book and not income and expenditure. थर्ड भी हो गया। फोर्थ, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करेंट लाइबिलिटी। इस इक्वेशन में क्या गलती है? हम बोल रहे हैं इस इक्वेशन में ये गलती है कि जो राइट हैंड साइड है उसमें कैश दो बार इंक्लूड हो गया, एक बार तो करेंट एसेट्स के अंदर और एक बार इंडिविजुअली हम लोग कैश लिख दिए, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट क्या है? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। चलिए लिखें इस बात को भी। फॉर the statement is incorrect as it record cash twice on the right hand side. Once in the current assets and one as cash itself. करेक्ट इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। आप पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे, आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। चलो अगला नाम पढ़े, क्या है क्वेश्चन का? लिखा है पार्टनर कैन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट। फॉल्स। अगर एग्रीमेंट नहीं होता है तो फिर किस में बांटते हैं? इक्वल। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट profit sharing ratio is equal among the partners। पांचवा पॉइंट भी हो गया। सिक्स्थ, अक्रूवल अकाउंट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। फॉल्स। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सर ड्यू बेसिस पे अकाउंटिंग करना। हम बोले हाँ, कैश बेसिस पे थोड़ी होता है अक्रूवल बेसिस का मतलब। हम बोले हाँ। चलिए इसको भी लिखे हम लोग। फॉल्स। सिक्स्थ नंबर, implies accounting on due basis and not on cash basis। सिंपल। ये था नवंबर एमटीपी का क्वेश्चन जो 2020 में आया था, और हम बोल रहे हैं इसमें से मैक्सिमम का आंसर, मैक्सिमम क्या, हमको लगता है सभी का आंसर हम लोग को बिना किसी थ्योरी रट्टा मारने के आ सकता था। अगर हम लोग प्रैक्टिकल सिर्फ बनाए होते और जो हम समझाए हैं और बताए हैं अगर वो ध्यान से सुने होते
तो इसमें ऐसा कोई भी ट्रू फॉल्स का बात नहीं है जो नहीं बनता। लिखिए, आइए नेक्स्ट एमटीपी की तरफ चले। मई 2020 का एमटीपी है। पहला क्वेश्चन, इफ द इफेक्ट ऑफ ईरर कमिटेड कैंसिल आउट, द ईरर विल बी कॉल्ड कंपनसेटिंग ईरर एंड द ट्रायल बैलेंस विल डिसएग्री। फॉल्स। अगर ईरर को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो वो ईरर कंपनसेटिंग ईरर तो होगा, लेकिन उससे हम लोग का ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, एग्री कर जाएगा। चलिए लिखा जाए, फॉल्स। पहला, if the effect of error committed cancel out the errors will be called compensating errors and trial balance फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अमाउंट स्पेंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस एंड वेयर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हाउस वाज रेडी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू। जब हम लोग कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाते तो आप देखते भी होंगे कि हाँ सर, कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास छोटा छोटा टेंट झोपड़ी सब बना के मजदूर रहते हैं वहीं पर। तो वो जो हम खर्चा करते हैं वो नेसेसरी है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, और जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाता है वो टेम्पररी हाउसेस हटा दिए जाते हैं। तो क्या उस घर को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो मेरे उस बिल्डिंग के खर्चे में कैपिटलाइज किया जाएगा कि नहीं? हम बोले ऑफ कोर्स, क्योंकि ये नेसेसरी है उसके लिए। तो ये जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा? हम बोले सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सिनेमा हॉल में जुड़ जाएगा। हम बोले ट्रू। नंबर 2, ट्रू। सिंस द टेम्पररी huts are necessary for the construction their cost should be added or included to the cost of cinema hall and thus capitalized। क्योंकि ये छोटे छोटे जो घर बनाए जाते हैं टेम्पररी बेसिस पे, वो बनाते ही क्योंकि सर वो जो बड़ा बिल्डिंग बन रहा है उसके लिए जरूरी है, तो वो उसी के कारण खर्चा हो रहा है, तो उसके साथ कैपिटलाइज तो होना ही चाहिए। थर्ड नंबर, आइए थर्ड नंबर पढ़े क्या है। लिखा है, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। फॉल्स। कंसाइनी कभी भी ओनर बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर वो तो एजेंट है, वो तो कमीशन के लिए काम कर रहा है। तो जो एजेंट है वो ओनर थोड़ी बनता है, वो बस गुड्स लेता है और सेल कर देता है। तो गुड्स का ओनर कौन रहता है? कंसाइनर। और जब वो गुड्स कंसाइनी एक्चुअली बेच देता है तो जिसको बेचता है फिर वो बन जाता है ओनर। कंसाइनी कभी भी ओनर होता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स। इन द कंसाइनमेंट
ownership of the goods rests with the consignor till they are sold by the consignee. कंसाइनमेंट सेल में क्या होता है, जो ओनरशिप होता है वो कंसाइनर के पास ही रहता है जब तक कंसाइनर उस सामान को बेच ना दे. फुल स्टॉप. The consignee does not become the owner of the goods even though goods are in his possession. He only acts as agent of the consignor. ये हुआ तीसरा नंबर. फोर्थ लिखा है, इन केस द ड्यू डेट ऑफ ए बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज नोन एज रेड इंक इंटरेस्ट. ट्रू. जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम लोग अकाउंट करने बनाते हैं उस पीरियड के बाद जिस भी ट्रांजेक्शन का डेट फॉल करता है उस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं उसी को तो बोलते हैं रेड इंक इंटरेस्ट. बोले हाँ सही है. ट्रू. फोर्थ नंबर. ये सब तो पढ़ के आए हम लोग सर अकाउंट करेंट में. ट्रू. इन केस ऑफ the due date of a bill, in case the due date of a bill falls after the date of closing of account, closing of account, in case the due date of a bill falls after the date of closing of account, no interest is allowed for that. Due date of a bill fall after the due date of closing of account, no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing to such due date is written in red ink in the opposite side, on the opposite side of the account.
current. This interest is called red ink interest. ये हुआ फोर्थ नंबर बात। फिफ्थ नंबर बात लिखा है When there is no partnership did prevail, बोल रहा है जब कोई पार्टनरशिप डिड नहीं होता है, द इंटरेस्ट ऑन लोन इज लोन ऑफ ए पार्टनर टू बी पेड एट द रेट 6%। फॉल्स। सर करेक्ट तो है, 6% देते तो हैं, गलत। 6% पर एनम देते, लिखिए फॉल्स। In the absence of partnership deed, when there is no partnership prevail, the interest on loan of a partner to be paid 6%. Interest on partner's loan is allowed at the rate 6% per annum। पर एनम नहीं लिखा हुआ है। पर एनम नहीं लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वो पर एनम ही माना जाएगा, इसीलिए वहां पर एनम मिस होने से दिक्कत है। और लास्ट, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर बट नॉट ए सेल। फॉल्स। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड सेल इज नॉट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, इट इज ए सेल। बोले हाँ, फॉल्स है, गलती बोल रहा है। ये बात हम लोग के बुक में भी पढ़े हैं, फॉल्स। रीइश्यू ऑफ forfeited share is not allotment of share. It is only a sale. It is only a sale as they are already allotted। तो रीइश्यू ऑफ शेयर जो है वो अलॉटमेंट नहीं है, वो सेल है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार अलॉटमेंट करवा चुका है। तो ये हुआ हम लोग का एमटीपी मई 2020 का सोल्यूशन। लिखिए एमटीपी नवंबर 2019 लिखा है। नंबर 1, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स प्लस कैश प्लस करेंट माइनस करेंट लाइबिलिटी। फॉल्स। इक्वेशन के अंदर जो राइट हैंड साइड है, जहां लिखा है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करेंट लाइबिलिटी, वहां पे कैश 2 बार आ गया। एक बार तो करेंट एसेट्स खुद उसमें कैश इंक्लूड होता है, और सेकेंड एक बार और कैश जोड़ दिया गया, इसलिए वो गलत है। करेक्ट इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। लिखिए फॉल्स पहला। The given equation includes cash twice
once in the current assets and another separately. Correct equation is capital plus long-term liabilities fixed assets plus current assets minus current liability. पहला खत्म. सेकेंड, consignment account is of the nature of real account. False. Consignment account is nominal account. चलिए लिखिए. थर्ड नंबर लिखा है सेल बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल. फॉल्स. कैश बुक इज सेल्स बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल. कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक. फॉल्स. Sales book is kept to record credit sales only. Cash sale is recorded in cash book. उसके बाद Point number 4. In the calculation of average due date, only the due date of first transaction must be taken as base date. False. हम लोग बेस डेट किसी को भी ले सकते हैं. किसी भी ट्रांजेक्शन को क्या मान सकते हैं? बेस डेट. ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि पहला कोई माने. चलिए. False. While calculating the average due date, any transaction date may be taken as the base date. Fifth number. If a partner retires, then the other partner have a gain in their profit sharing ratio. बोल रहा है अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो बाकी पार्टनर को गेन होता है. हम बोले ट्रू. अगर कोई पार्टनर रिटायर करे तो जो बाकी बचे पार्टनर होंगे उनको तो फायदा होगा ही, क्योंकि उनका हिस्सा जो बचे हुए पार्टनर है उनमें से किसी को या फिर सभी को मिल सकता है, तो गेन तो होना ही है बाकी बचे हुए पार्टनर को. ट्रू. ट्रू. On the retirement of partner, क्वेश्चन था इफ द पार्टनर रिटायर्स द अदर पार्टनर हैव ए गेन इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो.
on the retirement of partner, the share of retiring partner will be shared by the other partners in their profit sharing ratio. चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखा है, नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फॉल्स. नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. 6. फॉल्स. नेट इनकम in case of person practicing vocation is determined by preparing income and expenditure account. तो ये हुआ हम लोग का एमटीपी नवंबर 2019 का सॉल्यूशन. लिखिए. चलिए अगला एमटीपी है मई 2019 का. लिखा है पहला, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ कॉल्स इन एरियर ऑफ शेयर फॉरफिटेड. फॉल्स. शेयर कैपिटल जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल से, वो करेक्ट है. लेकिन शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड. जबकि यहां क्या लिखा हुआ है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है कॉल्स इन एरियर ऑन शेयर फॉरफिटेड. यही फॉल्स है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफिटेड से. चलिए तो उसी लाइन को बस देख के लिख देना और कुछ नहीं. पहला फॉल्स. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में स्टेटमेंट, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट is debited with called up capital of share forfeiting. And share forfeiture account is credited with amount received on share forfeited. बस यही बात वहां गलत लिखा हुआ है. वहां क्या लिखा हुआ है, कॉल्स इन एरियर. सेकेंड बात, अक्रूवल कॉन्सेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस. फॉल्स. ड्यू बेसिस. accrual concept implies
accounting on due basis and not on cash basis. थर्ड पॉइंट लिखा है finished goods are normally valued at cost or market value whichever is higher. False. Finished goods are valued at cost or lower of cost or NRV. False. At lower of cost and net realizable value fourth, discount at the time of retirement of a bill is a gain for the drawee. True. Discount at the time of retirement of a bill is a gain for the drawee. And loss for the drawer. Fifth, partner can share profit or losses in their capital ratio when there is no agreement. False. In the absence of partnership, did profit sharing ratio will be equal among partners. उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हाईलाइट टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. फॉल्स. Receipt and payment account highlights summary of cash book and not income and expenditure. And not total income and expenditure. तो ये हुआ हम लोग का एमटीपी मई 2019 का क्वेश्चन. लिखिए. आइए, नवंबर 2018 का एमटीपी है. स्टे विथ रीजन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स द फर्म एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल पर रूपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो पहला वाला जो है नॉट एप्लीकेबल, अब वो हट गया है.
वो चैप्टर ही हट गया है, रेशियो जो चैप्टर था वो हट गया। सेकेंड नंबर पे आते हैं। इसे लिखा है सेल्स बुक इज केप टू रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, फॉल्स। सेल्स बुक्स are kept to record only credit sale. Cash sale is recorded in cash book. तीसरा, in the calculation of average due date, only the due date of first transaction must be taken as a base date, false. While calculating average due date, any transaction date can be taken as base date. Fourth, if a partner retires, then other partner have a gain in their profit sharing ratio, true. If a partner retires, their share is taken by other partners in their profit sharing ratio. If a partner retires, his share is taken by other partner in their profit sharing ratio. Fifth number, when share are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of share forfeited, and the share forfeiture account is credited with calls in arrear of share forfeited, false. ये बात तो अब बहुत बार हो गया। क्यों फॉल्स है? क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है अमाउंट रिसीव्ड से, जो पैसा मिलता है उससे हम लोग शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करते हैं, और यहां क्या लिखा है? कॉल्स इन एरिया, तो फॉल्स। When shares are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of share forfeited, and share forfeiture account is credited with amount received on share forfeited.
Sixth, accrual concept implies accounting on cash basis. False. Accrual concept implies accounting on ड्यू बेसिस। ये हुआ नवंबर 2018 का ट्रू फॉल्स। लिखिए। आइए अगला मई 2018 का क्वेश्चन पढ़े। स्टे विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। फॉल्स। ये तो परचेज अकाउंट में क्रेडिट होता है। जो हम लोग गुड्स निकालते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, एंट्री होता है ड्रॉइंग टू परचेज। यहां पे क्या बोल रहा है, क्रेडिट कहां कर देते हैं, कैपिटल में, तो फॉल्स। आइए लिखे। फॉल्स। गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use is credited to purchase account and debited to drawing account। Number 2, amount paid to management company for consultancy to reduce the working capital is capital expenditure. If the reduced working expense will generate long-term benefit to the entity. True। कैसे ट्रू? हम बोल रहे हैं सर हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी को खर्चा किए हैं ताकि मेरा वर्किंग कैपिटल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए होगा क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लंबे समय का बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए लिखें। अमाउंट पेड टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी amount paid to management consultancy company to reduce working expense is a capital expenditure। As this expense will generate long-term benefit to the entity। तो जो अमाउंट हम लोग पे किए हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी को टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि सर इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाले हैं एंटिटी को। थर्ड नंबर, द एडिशनल कमीशन टू द कंसाइनी हु एग्रीज टू बियर द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट इज कॉल्ड ओवरराइटिंग कमीशन। फॉल्स। जो बैड डेट के लॉस से बचने के लिए हम कंसाइनी को कमीशन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन। ओवरराइडिंग थोड़ी बोलते हैं। चलिए लिखे। फॉल्स।
स्टेटमेंट को पढ़िए, द एडिशनल कमीशन, वही बात लिखिए। The additional commission to the consignee who agrees to bear the loss on account of bad debt it's called deal credit commission। ये था थर्ड। फोर्थ, when there is no agreement among the partner, the profit or loss of the firm will be shared in their capital ratio, false। When there is no agreement, जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होता है? पार्टनरशिप डिड बताओ सर, अगर पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट ना बने तो प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग विल बी इक्वल among partners। Fifth, when share are forfeited, the share capital account is debited with called up capital of share forfeited and the share forfeiture account is credited with calls in arrear of share forfeited, false। जब शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल जो होता है वो डेबिट होता है कॉल्ड अप कैपिटल से, लेकिन शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। जो शेयर को फॉरफिट किए उससे जो पैसा मिलता है उससे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट होता है। तो लिखे फॉल्स। यहां पे बोला है कि लॉग कॉल्स इन एरियर से क्रेडिट होता है, फॉल्स। व्हेन shares are forfeited, then share capital account is debited with called up capital of share forfeited and share forfeiture account is credited with amount received on share forfeited। सिक्स्थ नंबर पॉइंट लिखा है क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज कैश रेशियो। ये हम लोग के सिलेबस का अब पार्ट नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अब ये एप्लीकेबल नहीं रहा क्योंकि हम लोग के सर सिलेबस में ही चैप्टर हटा दिया गया है। तो इसी के साथ जो एमटीपी था वो भी खत्म हुआ। लिखिए